Welcome all friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is, आज का विषय है मैनेजिंग कमेटी डिस्क्वालिफाइड यानी बर्खास्त, डिबार्ड मतलब अपात्र, कारण, रीजंस, कैसे, क्यों और उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या है। शुरू करने के पहले 2 मिनट में ये समझ लेते हैं कि पहली बात तो वाई वुड द एमसी नीड टू बी डिस्क्वालिफाइड और डिबार्ड। कारण क्या है कि मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई या डिबार होना पड़ता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ टिपिकल जो कारण है, टिपिकल कारण बोल लो, यूजुअल कारण बोल लो, हैबिचुअल आदतन कारण बोल लो, जो हर सोसाइटी में होता है वो है मिसमैनेजमेंट्स, सोसाइटी चलाने आती नहीं है, टेढ़े मेढ़े काम करते रहते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स मतलब सोसाइटी का पैसे का गबन करना, लूट करना, फ्रॉड करना। एक कारण है फ्रॉड, फॉर्जरी ऑफ सोसाइटी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। एक कारण है कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेस टू सोसाइटी। नॉन कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी लॉस, जो कानून दिए हुए हैं एक्ट में, रूल्स में, बायलॉज में, उसका ना पालन करना जानबूझ के या अनजाने में। फेलिंग टू कंडक्ट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स ऑन टाइम, या मैनेजिंग कमेटी का कोरम कम हो जाता है, मतलब जो मिनिमम कोरम है उससे भी कम हो जाता है। इन सब का ये मतलब निकलता है कि अगर कोई मेंबर मैनेजिंग कमेटी ज्वाइन करता है तो या तो वो ईमानदारी से काम करे, क्योंकि ज्वाइन उसी कारण से किया है उसने। लेकिन कई लोग ज्वाइन करते हैं मजाक मस्ती के लिए, लूटिंग के लिए, दादागिरी के लिए, टाइम पास के लिए। तो ऐसे लोगों को मैनेजिंग कमेटी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमसीएस एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर भी एक छोटे मोटे प्रोविजंस हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए एंड पनिशमेंट्स टू द मैनेजिंग कमेटी, सिंगल मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो या पूरा मैनेजिंग कमेटी का ग्रुप हो। So the MCS Act itself provides criminal prosecution and punishment to the managing committee for various offenses. Past, पिछला मैनेजिंग कमेटी और आज के दिन का मैनेजिंग कमेटी। ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया तो मैं अभी प्रोसिक्यूट नहीं हो पाऊंगा, लेकिन पास्ट प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी कैन बी प्रोसिक्यूटेड
in various courts, which includes civil court, cooperative courts, criminal courts, municipal courts, income tax tribunals, GST. एक बात इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इवन इफ सर्टन मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स रिजाइन फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी, still they can be disqualified and debarred for offenses committed during their period tenure of being an managing committee member. मतलब अभी समझो उदाहरण के तौर पे जनवरी 2025 को नया इलेक्शन हुआ, दूसरे नए लोग आ गए, लेकिन 2024 में 2023 में उस मैनेजिंग कमेटी मेंबर ने एजीएम नहीं लिया रहा होगा या टाइम पे एजीएम नहीं लिया या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, तो वो स्टिल वो डिबार, डिस्क्वालीफाई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सारा कुछ हो सकता है। ये सारे चीज़ों को समझने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट किया है आज के स्पीकर को, एडवोकेट चिन्मय कल्याणी साहब को। वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंसेस जो है उनके पास में, कानूनी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे आपके साथ में शेयर करेंगे। Advocate Kalyani has been very kind to accept our repeated requests to lecture at our webinars for overall benefit of all our friends here. Welcome Kalyani sir, please take over and share your knowledge and experiences relating to today's topic. Thank you sir. Yes, hello. Thank you so much for having me. Thank you so much for your invitation. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से आप ये पूरा यहाँ पे काम कर रहे हो, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना, ये सबसे बड़ी चीज है। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस देयर आर वेरियस फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन गोइंग ऑन। तो जितना लोगों में अवेयरनेस है, लॉ के बारे में जानकारी है, अपने राइट्स के बारे में जानकारी है, उतने अच्छी तरीके से ये चीज हो सकती है, जो पूरी अपनी कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो आगे बढ़ने के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ साथ सभी लोगों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। तो अपना आज का जो टॉपिक है तो वो इट इज रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कमिटी मेंबर्स कमिटी। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, रीजंस क्या हो सकते हैं, लीगल प्रोविजन उसके लिए क्या क्या है, तो ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हेमंत सर ने अभी इंट्रोडक्शन करते टाइम पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे बात की, अलग अलग चीजें बोली, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजंस, बेस्ड ऑन द प्रोविजंस। उसमें क्या दिया है, किस तरीके से आपको वो प्रोविजंस इन्वोक करना है, एज अ सोसाइटी मेंबर आपके क्या राइट है, और आपको अगर उसका वायोलेशन होता है बाय एनी ऑफ द कमिटी मेंबर और होल कमिटी, तो किस तरीके से आप प्रोविजन इन्वोक करके आगे बढ़ सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो ये सब वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। ये बस मैं अकेला बोलूंगा, आप सुनोगे, इस तरीके से नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं पूरा क्या क्या लॉज है, प्रोविजंस आपको बताऊंगा, किस तरीके से प्रैक्टिकली भी ये चीजें होती है, वी विल डिस्कस दैट। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होता है एंड में, तो वी विल हैव दैट। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो प्योरली बेस्ड ऑन द प्रोविजंस व्हिच आर गिवन इन द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। केस टू केस बेसिस चीजें अलग हो सकती है, फैक्ट टू फैक्ट केसेस अलग होती है। तो ये किसी भी तरीके का लीगल एडवाइस नहीं है। ऑब्वियसली ये जिस तरीके के फैक्ट्स वहां पे होंगे, केस वहां पे होंगे, तो वहां की एप्लीकेबिलिटी अलग होगी। और इसमें मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं एडवोकेट हूँ लेकिन फिर भी आई एम द लॉ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसमें कुछ कुछ अलग चीजें होंगी। तो मैं हेमंत सर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ वेरिएशंस होंगे, चेंजेस होंगे, तो प्लीज ऐड टू द एंटायर डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये जो पूरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो काम होता है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 का ये एक्ट है,
उसके अंडर ये पूरा जो काम है, पूरे जो लीगल प्रोविजंस है वो इस एक्ट में दिए हुए हैं। उसके साथ साथ अभी ये जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक रिसेंटली अमेंडमेंट आया है, तो वो सेक्शन 154B ये अमेंडमेंट आया है, तो पूरे हाउसिंग सोसाइटीज के प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं। तो while discussing the entire topic, today's topic, we will have the discussion about the MCS Act and the amendment which is 154B. So वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो अगर आप 154B23 ये जो सेक्शन है, अगर ये आप सेक्शन देखोगे तो उसमें कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में वहां पे जानकारी दी गई है। तो एंटायरली कौन से इंग्रेडिएंट उस सेक्शन में है जिसके तहत, जिसके अंडर कमिटी मेंबर्स या फिर कमिटी एज इन होल का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ये चीजें वहां पे दी हुई है, अलग अलग सेक्शन का भी मेंशन उस सेक्शन में किया गया है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दो तरीके के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल कमिटी मेंबर का स्पेसिफिकली अलग से इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और साथ साथ पूरी कमिटी का भी साथ में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो दोनों सिनेरियो ये प्रोविजन में दिए हुए हैं। तो जैसे हम लोग सेक्शन में अगर इफ वी डाइव इनटू द सेक्शन, तो सबसे पहली चीज, पहला क्लॉज सेक्शन में ये बोलता है कि अगर कोई भी सोसाइटी का डिफॉल्टर हो, जैसे कि हम लोग मेंटेनेंस पे करते हैं, तो अगर उसमें किसी ने भी डिफॉल्ट किया हो तो वो जो पर्टिकुलर कमिटी मेंबर है ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड। तो अगर किसी ने भी मेंटेनेंस का पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया हो और बाय प्रोसीजर उसको डिमांड नोटिस सोसाइटी से जाती है जनरल बॉडी मीटिंग में, उसको डिफॉल्टर उसके अगेंस्ट डिफॉल्टर की रिकवरी की प्रोसेस इनिशिएट की जाती है, और उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार और डिविजनल जॉइंटर जो भी एप्लीकेबल है आपके एरिया के लिए, वहां पे एक रिकवरी का केस चलता है। और एक बार वहां से अगर ऑर्डर आ जाता है कि दिस स्पेसिफिक पर्सन इज डिफॉल्टर ऑफ द सोसाइटी, देन ही हैज टू लीव वेकेट हिज पोजीशन, तो वो कमिटी मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहला ये पॉइंट आ जाता है, अगर कोई भी डिफॉल्टर हो सोसाइटी का तो वो एज अ कमिटी मेंबर वहां पे एक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये है कि अगर कोई भी उसी सोसाइटी में जहां पे उसने एज अ कमिटी मेंबर वो काम कर रहा है, वहां पे उसने लेटिंग, सब लेटिंग, सेलिंग ऑफ द फ्लैट्स, इस तरीके से कोई भी बिजनेस वहां पे किया, तो जैसे कि ब्रोकर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो इस तरीके का अगर उस इंडिविजुअल का कोई भी बिजनेस हो, सब लेटिंग का हो, सेलिंग का हो, एजेंट हो, तो वो भी कमिटी मेंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ये चीजें करता हो तो कमिटी में ही नहीं आ सकता है, और अगर कमिटी में आने के बाद अगर उसने ये बिजनेस चालू किया तो ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग फ्रॉम द कमिटी मेंबर। उसके बाद जो सेक्शन है तो ये बोलता है कि अगर कोई भी कमिटी मेंबर या फिर पूरी कमिटी सेक्शन 79, 88, 154B8 और 154B27 के अंडर अगर कोई भी कमिटी मेंबर या फिर कमिटी अगर डिस्क्वालीफाई की जाती है या फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो फिर वो कमिटी मेंबर या कमिटी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। साथ ही साथ सेक्शन एमसीएस एक्ट का सेक्शन 85 के अंडर अगर उसकी लाइबिलिटी बनती है कमिटी या कमिटी मेंबर की, तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अब ये सेक्शन जो इसमें दिए गए हैं, वन बाय वन वी विल गो थ्रू दैट कि कौन से एक्ट है, कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन कमिटी मेंबर या कमिटी पे एप्लीकेबल होता है। तो जैसे सेक्शन 79 में दिया हुआ है कि कौन सी चीजें हैं जो कमिटी ने करनी चाहिए। जैसे कि हेमंत सर ने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि एजीएम लेनी चाहिए, ऑडिट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से सेक्शन 79 ऑफ एमसीएस एक्ट, तो इसमें एक लिस्ट दी गई है कि ये चीजें कमिटी ने करनी चाहिए एनुअली। तो उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो कमिटी ने एक एनुअल रिपोर्ट बनाना चाहिए, जो पूरी एक्टिविटीज उन्होंने पूरे साल में की है, तो उसका एक एनुअल रिपोर्ट बनता है, तो वो एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे अभी मैंने बोला कि सोसाइटी का ऑडिट भी होना चाहिए ईयरली, तो वो ऑडिटेड स्टेटमेंट ये कमिटी ने बनाना चाहिए, पूरा फाइल करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बायलॉज में कुछ अमेंडमेंट की गई है
तो वो अमेंडमेंट का भी कंपाइलेशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी कमिटी एज अ सोसाइटी कोई भी चीजें मतलब जैसे कि अभी कमिटी का जो इलेक्शन है, कमिटी की जो टर्म है वो 5 साल के लिए है। अगर कमिटी का इलेक्शन ड्यू है या फिर आने वाले समय में आने वाला है, तो एजीएम के टाइम में ये डिक्लेरेशन कमिटी ने देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर रजिस्ट्रार से कोई किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आता है, तो वो कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें मिला के कमिटी ने कमिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमिटी ने उसका एक रिटर्न बनाना चाहिए। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं एन्युअली, उसी तरीके से सोसाइटी का एक रिटर्न बनाना चाहिए। और जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो विद इन द 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये पूरा कंपाइलेशन करके सोसाइटी ने जो कमिटी है ये पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। और ये जो पूरा है वो सबसे पहले तो अपनी जो एजीएम होती है, तो एजीएम के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ ये रजिस्टर ऑफिस में भी इसकी कॉपी सबमिट करना ये मैंडेटरी है। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब बनाना है, तो सेक्शन 75 ऑफ एमसीएस एक्ट इसमें ये बोला है कि कमिटी ने एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेना जरूरी है। अब वो एवरी ईयर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग इज नेसेसरी। अब उसमें क्या क्या होता है, तो ये जो मैंने अभी चीजें बताई ये हो गई। उसके साथ साथ एक ऑडिट, जो अपना ऑडिट करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट उसमें होता है। अगले साल का कोई भी अगर बजट होगा, तो बजट कमिटी ने जनरल बॉडी के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, उसके ऊपर अप्रूवल लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में होती है। और ये एजीएम कंडक्ट करना ये बिल्कुल मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 75। और 30 सितंबर के अंदर ये आपकी एवरी ईयर 30 सितंबर के अंदर आपकी एजीएम ये कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसमें भी कुछ डिफॉल्ट होता है, और जैसे मैंने अभी सेक्शन 79 में ये चीजें बताई, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट करना ये जरूरी होता है। तो इसमें अगर किसी भी टाइप का डिफॉल्ट होता है फ्रॉम द कमिटी मेंबर्स, तो पूरी की पूरी कमिटी इसमें डिस्क्वालीफाई होगी। इसके ऊपर बहुत बार होता है कि एजीएम के टाइम पे ये चर्चा या अफवाह उठती है कि एजीएम का टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया वगैरह। तो ऐसा बहुत रेयरली होते हैं। कोविड के टाइम पे बस एक बार हुआ था, जहां पे इट वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स, तो बस उसी टाइम पे ये आगे बढ़ाया था। अदरवाइज ये जो टाइम पीरियड है 30 सितंबर का, ये कंपलसरी है। इसके अंदर ही आपकी एजीएम कॉल करना जरूरी है। एजीएम कॉल करने के टाइम पे एक और चीज ये होती है कि आपको नोटिस भेजना होता है, तो एजीएम का नोटिस सर्कुलेट करना होता है क्लियर 14 डेज का, तो वो भी मिस नहीं करना है। मतलब आपको अगर एजीएम कंडक्ट करनी है 30 सितंबर के अंदर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 25 तारीख को मैं नोटिस इशू कर दूंगा। तो उसका जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से आपको चालू करना होता है, तब जाके 30 सितंबर के अंदर अंदर आप ये चीज कर सकते हो। तो इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीजें है ये करना बहुत कंपलसरी है। अब सेक्शन 88 का भी उसमें मेंशन किया है कि अगर सेक्शन 88 में किसी भी मेंबर की लायबिलिटी बनती है या फिर अकाउंटेबल हो जाता है वो मेंबर, तो भी कमिटी का, या अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल कमिटी मेंबर है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब सेक्शन 88 में क्या है, तो सेक्शन 88 में अगर कोई भी चीज का ब्रीच हो गया या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया, फिर जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि बहुत चीजों की अफरा तफरी होती है, जो लीगल प्रोविजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे कोई भी 10 लाख 15 लाख का कोई भी काम चल रहा है और उसके लिए एजीएम की या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग की अप्रूवल नहीं लिया गया है, तो ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड। जो लीगल प्रोविजंस है जिसके लिए जनरल बॉडी लेना, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो गई, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो गई, ये मीटिंग्स लेना कंपलसरी है। वो कंपलसरी मीटिंग्स में अप्रूवल ना लेते हुए अगर कोई भी फंड का अप्रूवल दिया जाता है या फिर कोई भी काम का, कोई भी टेंडर का काम चालू कर दिया जाता है, तो ये भी सेक्शन 88 की इंक्वायरी में आ सकता है। तो अदर देन दैट जो सेक्शन 83, 84, 85 है, तो ये और 88 की जो इंक्वायरी है, तो इट इज ऑल टुगेदर अनदर टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि ये कौन किस चीज की इंक्वायरी होती है, कौन कब ये इन्वोक की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें अगर कोई भी चीज का अकाउंटेबिलिटी पकड़ी गई, तो किसी भी कमिटी मेंबर या फिर होल कमिटी का भी इसमें अगर दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसके अंडर भी कमिटी या अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कमिटी मेंबर ये डिस्क्वालिफिकेशन का उसका हो सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 154B8 सबसेक्शन 2। अब 154B8 क्या बोलता है कि कोई भी कमिटी मेंबर को, कोई भी सोसाइटी के मेंबर ने कमिटी को एप्लीकेशन दिया कि मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं या उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए, सोसाइटी के कोई भी रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए, तो वो कॉपी प्रोवाइड करना। सबसे पहले तो सोसाइटी ऑफिस में वो पूरा डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन देना, और अगर मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कॉपी भी चाहिए तो उसकी कॉपी देना, ये कमिटी के ऊपर मैंडेटरी है। तो ये चीज अगर कमिटी से इसका डिफॉल्ट हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कमिटी मेंबर मना कर देता है या कमिटी मना कर देती है, डिनाई कर देती है, तो ये चीज जो है, तो ये भी चीज डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करती है। तो प्रोसीजर ये है कि 154B8 के अंडर डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्शन देना चाहिए, और पेमेंट करने के बाद विद इन 30-45 डेज में अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन का भी ऑर्डर के लिए वो सोसाइटी मेंबर जा सकता है। तो इतने पावरफुल इसमें सेक्शन है। उसके बाद 154B23 ये बोलता है कि अगर कोई भी कमिटी या कमिटी मेंबर इस पूरे एक्ट में जो अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं, इसके अंडर अगर कोई किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है या फिर वायलेशन होता है किसी भी सेक्शन का, तो भी कमिटी मेंबर या कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ये सेक्शन कौन से है? तो सेक्शन 75 हो गया जिसमें एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेना कंपलसरी है। सेक्शन 79 हो गया जिसमें अलग अलग रिटर्न्स फाइल करना नेसेसरी है। उसके बाद सेक्शन 81, तो सेक्शन 81 ये बोलता है कि एनुअल ऑडिट करना ये मैंडेटरी है। तो सोसाइटी का एनुअल ऑडिट होना ये बहुत, मतलब ये कंपलसरी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पैनल पे जो ऑडिटर्स होते हैं, तो उनसे ये ऑडिट करवाना, और फिर ये ऑडिट रिपोर्ट रजिस्टर ऑफिस में भी आपको उसकी कॉपी सबमिट करनी होती है, और आपकी जनरल बॉडी में एजीएम में भी ये प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो ऑडिट है, अगर ये ऑडिट करने में जो कमिटी है वो डिफॉल्ट करती है तो भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है। तो ऑडिट करना, एजीएम लेना, इसके लिए पर्टिकुलर टाइमलाइन दी हुई है। तो 35 जुलाई के अंदर अंदर आपका ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए। 30 सितंबर के अंदर आपकी एजीएम होनी चाहिए। तो ये अगर ऑडिट नहीं कंडक्ट किया गया या ऑडिट करने में टाइम लग गया या फिर ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं किया, तो ये सारी चीजें जो है, अगर इस तरीके से कुछ होता है तो सेक्शन 81 के अंडर ये वायलेशन है, और इसके लिए भी कमेटी का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद जो ऑडिट में अलग अलग टाइप के रिमार्क्स आते हैं, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द कमिटी टू एक्ट अपॉन दोज रिमार्क्स, और उसका पूरा जो भी रिजोल्यूशन है वो करना चाहिए। तो सेक्शन 82 में ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का एक प्रोविजन है। तो सेक्शन 82 सबसेक्शन 3 में ये चीज दी हुई है कि अगर कोई भी ऑडिट में अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन हो, तो एक फॉर्म ओ में एक ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ये फाइल करना मैंडेटरी है, और दैट दिस फॉर्म ओ ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम द ऑडिट। तो ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप है जो पूरे कमिटी ने फॉलो करने चाहिए। तो जैसे ऑडिट हो गया, फिर उसका ऑडिट रेक्टिफिकेशन करना भी नेसेसरी है। तो जो आपका ऑडिटर है, उसी ऑडिटर के साथ आप वो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी जमा कर सकते हो, और ये आपने करना चाहिए, मैंडेटरी है। और जैसे ही आपकी एजीएम हो गई, एसजीएम हो गई, तो ये ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स, ये सब चीजें आपको, ये सब रिपोर्ट्स आपको आपके एजीएम में भी प्रेजेंट करने होंगे। लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, लोगों को अवगत करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो हमने की है, और ये पूरी क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीजें होना उसमें जरूरी है। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 73CA का एक प्रोविजन है। तो उसमें अलग अलग चीजें दे रखी है। अगर कोई भी कमिटी या कमिटी मेंबर का उसमें वायलेशन है, तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे हो सकता है। तो उसमें कौन सी चीजें, तो ये काफी नॉर्मल चीजें, जैसे कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कांट ज्वाइन द कमिटी, और अगर कमिटी में है तो उसका वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। या फिर सेक्शन 73AF का जो है, उसमें सबसेक्शन 8 है। तो उसमें ये दिया हुआ है, जैसे अभी हेमंत सर ने भी इंट्रोडक्शन में बताया, कि अगर किसी भी चीज का फ्रॉड हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की गई हो, या फिर सोसाइटी रिकॉर्ड में फॉर्जरी की गई हो, तो एमसीएस एक्ट के सेक्शन 146 और 147 में
इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी दी हुई है। तो अगर इसी टाइप का कोई भी डिफॉल्ट होता है या फिर कोई भी टाइप का फ्रॉड या फिर क्राइम जिसको बोलते हैं, अगर इसका कमीशन बाय द कमिटी और कमिटी मेंबर होता है, तो वो पर्टिकुलर कमिटी मेंबर या कमिटी भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। किसी किसी जगह पे डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार जो है उनकी परमिशन भी लेनी होती है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन को इन्वोक किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी भी केसेस होते हैं जिसमें ऑडिटर भी ये ऑफिस फाइल कर सकता है, एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। और अगर इसके अंडर कोई भी कमिटी का हो, अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एक्ट में हो, तो जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि उस दिन जो पर्टिकुलर कमिटी मेंबर्स है बस वो लायबल नहीं होंगे, तो उसके पहले की भी जो कमिटी मेंबर्स होंगे तो दे ऑल्सो बी हेल्ड ए लायबल। तो इसमें अगर किसी भी चीज का वायोलेशन मिलता है तो पूरी कमिटी इज लायबल फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। जो पुराने कमिटी मेंबर से जिन्होंने रिजाइन किया हुआ है तो वो भी डिस्क्वालीफाई उसमें होंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कि एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो अगले 5 साल के लिए दे कैन नॉट बी रीइलेक्ट, वो कमिटी में किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं। तो ये एक इस टाइप का प्रोविजन यहाँ पे है। उसके बाद एक और प्रोविजन जो है कि अदर देन दिस, अगर किसी भी टाइप का ऑफेंस होता है जो 1 साल से ज्यादा का ऑफेंस किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट वहां पे प्रूव हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आल्सो विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द कमिटी मेंबर। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये अलग अलग प्रोविजंस है जिसके अंडर कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन या कमिटी मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि अगर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 लोग कमिटी में है और उन्होंने एजीएम नहीं ली, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का, मतलब चेयरमैन सेक्रेटरी का डिफॉल्ट नहीं है, तो ये ऑल टुगेदर कलेक्टिवली पूरी कमिटी का डिफॉल्ट है। अगर ऑडिट करने में फेल होते हैं, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करने में फेल हो जाते हैं, तो ये पूरे कमिटी का यहाँ पे इसमें डिफॉल्ट है। तो ये अलग अलग सेक्शंस है जिसके अंडर कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। उसके साथ साथ जैसे हेमंत सर ने बताया कि अगर कोरम कमिटी का कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हर एक कमिटी का एक स्पेसिफिक नंबर है कि अगर हाउसिंग सोसाइटी में इतने इतने फ्लैट्स है तो इतना इतना कमिटी का नंबर होना चाहिए। तो अगर उसका कोरम भी फुलफिल नहीं होता है तो भी कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है। अदर देन दैट, जैसे अभी मैंने बोला कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो गई, एसजीएम हो गई, तो ये कंडक्ट ना करने के साथ साथ अगर जो कमिटी है उनकी कमिटी मीटिंग्स भी अगर नहीं हो रही है, मंथली कमिटी मीटिंग लेना मैंडेटरी है, अगर ये भी नहीं हो रहा है और ये ऑडिट में उसके रिमार्क्स इसके रिगार्डिंग आते हैं, तो ये भी कमिटी का डिफॉल्ट है और इसके लिए भी कमिटी कैन अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसके लिए अलग अलग हाईकोर्ट की भी, बॉम्बे हाईकोर्ट की भी जजमेंट्स है इसके बारे में कि डॉक्यूमेंट्स ना देना, एजीएम ना लेना, ऑडिट ना करना, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट ना करना, और ये जो मैंने अभी बताया, तो ये सारी चीजों को लेके अगर कोई भी कमिटी से डिफॉल्ट होता है तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट ने भी कंटिन्यू किया हुआ है। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रोविजंस है जिसके अंडर कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस समझने के लिए हमें एक पूरी हायरार्की समझते हैं कि अगर कोई भी कमिटी इस तरीके से डिफॉल्ट करती है, तो जो अपने एरिया में जो रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे कि कई जगह पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार एआर का ऑफिस होगा, कई जगह पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा, या फिर कुछ कुछ केसेस डायरेक्टली डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, डीजीआर के पास जाती है। तो ये अलग अलग जुरिस्डिक्शन का के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से होगा। तो प्रोसीजर ये है कि इस जो अभी हमने जो सेक्शन मैंने बताया है उसमें अगर किसी भी टाइप का डिफॉल्ट या वायलेशन कमिटी से या कमिटी मेंबर से यहाँ पे हुआ है, तो एक कंप्लेंट या फिर एप्लीकेशन आपको रजिस्टर ऑफिस में फाइल करना है। अब तो ये अभी बहुत रिसेंटली 1 हफ्ते पहले से ये अभी पूरा प्रोसेस भी ऑनलाइन करने की कोशिश चल रही है अभी। तो ये एक ट्रायल बेसिस पे चल रहा है एज ऑफ नाउ, लेकिन वो जल्दी ही पूरा प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा। तो ये एक आपको कंप्लेंट या एप्लीकेशन वहां पे फाइल करना है। अभी तक रिटर्न में होता था, अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दिया, बस एप्लीकेशन फाइल ना करते हुए एप्लीकेशन में जो कमिटी के डिफॉल्टर्स है उनका नाम, एग्जैक्टली क्या उन्होंने डिफॉल्ट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो एज अ एविडेंस तो वो डॉक्यूमेंट,
तो ये सारी चीजें आपको वो कंप्लेंट के साथ साथ अटैच करनी है। ये आप जब फाइल करोगे उसके बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक स्क्रूटिनी होता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार या एआर ऑफिस से। अगर उसमें कुछ कम ज्यादा है, कुछ चीजें उनको चाहिए तो वो आपको बताएंगे। उसका कंप्लायंस करने के बाद फिर वो एक शो कॉज नोटिस कमिटी को इशू करते हैं कि कमिटी का एक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट हो या फिर कोई एक्शन कमिटी से लेना जरूरी हो। अगर वो नहीं लिया है और वो उसका रेक्टिफाई हो जाता है तो वो एक शो कॉज नोटिस वहां से निकलता है और कमिटी को ये डायरेक्शन दी जाती है कि इसका कंप्लायंस करके या फिर कंप्लायंस होने जैसी चीज अगर नहीं है तो ये डिफॉल्ट क्यों हुआ, और उसका एक वहां पे शो कॉज नोटिस इशू करके क्लैरिफिकेशन वहां पे डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस ये रिक्वायर करता है, मांगता है। फिर एक बार वो जो रिटर्न सबमिशन या फिर रिप्लाई वहां से क्लैरिफिकेशन कमिटी से आता है, अगर नहीं भी आता है तो भी अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या फिर अगर उसका कंप्लायंस करना पॉसिबल है और कमिटी ने उसमें भी अगर डिफॉल्ट किया तो फिर रजिस्टर ऑफिस वहां पे हियरिंग कंडक्ट कर दी है। तो उस हियरिंग में होता क्या है, तो दोनों साइड को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपना अपना वहां पे पक्ष रखे, अपनी जो भी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करें। तो वहां पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर कमिटी ने जो भी एलिज्ड चीजें हैं अगर उसमें उसकी चीजें की है तो उसका एविडेंस कमिटी वहां पे सबमिट करती है। तो दोनों चीजों, तो फिर उसकी एक कॉपी हमें मिलती है। हम जो एप्लीकेशन या कंप्लेंट फाइल करेंगे उसकी एक कॉपी हमें अपोजिट पार्टी को देनी होती है। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि सबसे पहली तो ये बात है कि वहां पे आपको कोई भी एडवोकेट या वकील अपॉइंट करना है मैंडेटरी नहीं है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये ऑन योर ओन इन पर्सन भी आप ये केस वहां पे लड़ सकते हो। हमने बहुत बार देखा है कि इन पर्सन जो भी लड़ते हैं तो जनरली ये चीजें वहां पे रह जाती है। जो भी कंप्लेंट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होती, उसमें जो भी डिफॉल्टर्स है उनके नाम वहां पे मिसिंग होते हैं या फिर एविडेंस वहां पे अटैच नहीं करते हैं या फिर अपोजिट पार्टी के लिए कॉपी नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप इन पर्सन वहां पे केस फाइल कर रहे हो। तो ये सारी चीजों का जब कंप्लायंस होता है तो दोनों पार्टी अपने अपने वहां पे पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन करती है। रिटर्न सबमिशन हो गए, ओरल सबमिशन हो गए, और वो होने के बाद डेप्यूटी जो रजिस्टर ऑफिस है वो ऑर्डर के लिए केस क्लोज कर देता है। और फिर ये दोनों का इवेल्युएशन करके जो हमने वहां पे कंप्लेंट फाइल किए है वो और अपोजिट पार्टी ने वहां पे जो भी उनका रिप्लाई दिया है तो वो सब चीजें वहां पे उसका पूरा इवेल्युएशन रजिस्टर ऑफिस से किया जाता है और उसके बाद वहां पे ऑर्डर इशू की जाती है। और उस ऑर्डर में अगर वहां पे डिफॉल्ट अगर कमिटी के साइड से वहां पे रजिस्टर ऑफिस को दिखता है तो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आ जाता है। और उस डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है, एक बार कमिटी डिस्क्वालीफाई हो गई तो वहां पे आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आपकी सोसाइटी से 3, 5 या 7 लोगों का वहां पे एक कमिटी बनाई जाती है जो डायरेक्टली रजिस्टर ऑफिस के अंडर वहां पे काम करेगी। और अगर वहां पे से आने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट वहां पे किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा नहीं है कि वो आएगा और पूरी सोसाइटी हमेशा के लिए संभालेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो टर्म होता है वो 6 मंथ्स के लिए ही होता है। और मेजरली उसका काम ये होता है कि जो अभी की कमिटी जो गई है और जो अचानक से यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को फुलफिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्शन प्रोसेस चालू करके कंडक्ट करके दूसरे जो कमिटी नई कमिटी है उसको पूरा हैंडओवर देना होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी बड़े डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन वहां पे नहीं ले सकता है। तो बहुत नैरो साइज का उसका होता है, लेकिन बहुत बार होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपने राइट्स एक्सीड करके वहां पे काम कर देता है, तो ये चीज बहुत गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो 6 महीने के लिए वहां पे होता है और उसके बाद नई कमिटी आके वहां पे उसका कार्यभार संभालती है। अब इसमें वो जो ऑर्डर डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस से आपको मिली है, अगर उसमें वो अगर आपके फेवर में नहीं आती है या फिर आपको सही नहीं लगती है तो उसके अपील में आप जा सकते हो। अपील या तो अपील होगा या तो रिव्यू एप्लीकेशन होगा, डिपेंड्स अपॉन द सेक्शंस व्हिच यू हैव इन्वोक्ड। तो एमसीएस एक्ट के सेक्शन इधर 152 में या फिर 154 में आप अपील या रिव्यू वहां पे फाइल कर सकते हो। तो ये डिविजनल जॉइंट रजिस्टर ऑफिस में ये अपील फाइल होता है और वहां पे फिर आपको अगर आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है तो वहां पे आपको वो केस फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये चीजें हैं, ये अलग अलग एविडेंसेस है, ये अलग अलग पॉइंट्स है जो रजिस्टर ऑफिस में डेप्यूटी रजिस्ट्रार या एआर ऑफिस ने हियरिंग करते टाइम या फिर ऑर्डर करते टाइम पे ध्यान में ना लेते हुए ये ऑर्डर की है।
तो इसके वजह से आपको जो परेशानी हुई है, तो वो ऑर्डर यहाँ इधर वहां पे सेट असाइड हो सकता है और जो आपके फेवर में आप लाना चाहते हो वो ला सकते हो। अगर उसमें भी अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता तो आप मिनिस्टर के सामने उसका अपील कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी ये चीज लेके जा सकते हो। अगर आपके फेवर में ऑर्डर होता है तो जो डिस्क्वालिफाइड कमिटी है दे ऑल्सो हैव द राइट टू अपील द ऑर्डर इन द डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार और फिर हाई कोर्ट तक भी वो केस जा सकता है। तो इस तरीके से वो डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा केस चलेगा, वहां पे पूरा प्रोसेस वहां पे कंडक्ट होगा। तो इसमें आपको ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी है, तो ये जो अलग अलग सेक्शंस और जो प्रोविजंस है उसके अंडर आपके एप्लीकेशन फाइल होना चाहिए। जो कमिटी का डिफॉल्ट है वो वहां पे आपको क्लियरली हाईलाइट करते आना चाहिए कि ये डिफॉल्ट कमिटी ने किया है और अंडर दिस सेक्शन ये वहां पे आपको इन्वोक करना है। बहुत बार ये होता है कि बहुत वेग एप्लीकेशन या वेग कंप्लेंट वहां पे फाइल की जाती है रजिस्टर ऑफिस में, जिसको वो डायरेक्टली निग्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी वहां पे चीज होती है तो वो गलत है। अलग अलग प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसके अंडर ही एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। बहुत बार मिसकंसेप्शन में या फिर बहुत चीजें डिस्प्यूट्स होते हैं, ईगो में चीजें लेके जाते हैं और अलग ही वहां पे प्रेजेंटेशन होता है। तो इस तरीके से आप रजिस्टर ऑफिस में केस फाइल करोगे तो वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपरली अगर बाय वे और लीगल प्रोविजंस के साथ जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन या फिर जो प्रोविजन है इसका मेन जो मोटिव है, ये जो आपने एक्ट में दी गई है इसका मेन मोटिव ही ये है कि कोई भी सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट ना हो, कि मनमानी कारभार जो जिसको बोलते हैं कि जैसे मन मर्जी आए वहां पे कमिटी अपना काम करती है। कोई भी लीगल प्रोविजंस या फिर लॉ जो एमसीएस एक्ट है उसमें दी गई प्रोविजंस इसका कोई भी रिगार्ड या ध्यान ना रखते हुए या तो जानकारी नहीं होती है सोसाइटी चलाने की या फिर जानबूझ के ये सारी चीजें ट्विस्ट करने के लिए, उसका गैर फायदा उठाने के लिए ये चीजें की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि गुंडागर्दी के लिए या फिर कमिटी को पता होता है कि अलग अलग टाइप का वहां पे फायदा हम वहां पे ले सकते हैं। पैसे जिसको हम बोलते हैं कि पैसे खाना, ये जो चीज होती है तो उसके लिए बहुत बार कमिटी मेंबर ट्राई करते हैं। लेकिन अपने सोसाइटी के जो एमसीएस एक्ट है उसमें इस हर चीज के लिए बहुत अच्छे से सेफ गार्ड दिया हुआ है, जिसको लेके जिसको इन्वोक करके आप आपकी कमिटी या फिर कमिटी मेंबर्स को भी ये कंपेल कर सकते हो कि आपने इसी फॉर्मेट में इसी लॉ के तहत ये पूरी सोसाइटी चलानी है। अगर यहाँ पे कोई भी कमिटी मेंबर में से भी हो तो ये सारी चीजों में जो चीजें मैंने अभी बताई तो इस हर चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत अच्छे मन से चीजें कर रहे हैं और कोई आगे नहीं आ रहा, लेकिन हम आगे आके पूरा काम कर रहे हैं, इसका हमें कोई भी पैसे नहीं मिल रहा, कोई भी सैलरी नहीं मिल रही, फिर भी फोकट में हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसकी कीमत नहीं है, परवाह नहीं है। इस तरीके से भी कमिटी या फिर बहुत सारे कमिटी मेंबर का अप्रोच होता है। तो ये सारी चीजें जो है, जो लीगल प्रोविजन से लॉ है, वो बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। इस कोई भी चीज में आपकी साइड से कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे सेक्शन है, प्रोविजन है, ये हम सभी लोगों की भलाई के लिए ही दे रखे हैं। और इसमें इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। तो हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते हैं, तो ये चीजें एज ए एक्सक्यूज लीगल में नहीं चलती है। अगर इन किसी भी प्रोविजन में आपका अगर डिफॉल्ट वहां पे होता है तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको कमिटी का भी काम करना है। अगर आप सोसाइटी मेंबर हो और इस तरीके के लोगों से परेशान हो, इस तरीके से कमिटी से परेशान हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपने राइट्स का यूज करके ये जो पूरी व्यवस्था है उसका यूज करके डेफिनेटली यू शुड कंप्लेन, फाइल द कंप्लेन, इनिशिएट द कंप्लेन और ये केस करके फिर आगे आपको बढ़ना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता था कि ये सारी चीजें होती है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, हेमंत सर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज। Thank you, Kalyani sir. We will take a 2-minute break right now, and then we will revert back for the question and answer sessions. Friends, please hold on till then. Thank you.
Welcome back, friends, and thank you for your patience. Now we will take up your questions. Questions only relating to today's topic will be taken up. Today's topic being managing committee, disqualified or debarred. Friends who want to ask questions, please switch on your video and click on the hand symbol. We will take up your questions in sequence. We are taking only one short question per person. This webinar does not provide any type of consultation or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whatsoever. So our first question is by Mr. Afzal Mohammed, please. Mr. Afzal Mohammed, please. मैं बताना चाहूंगा कि आई शुड लाइक टू थैंक हेमंत जी कि वो हमेशा से वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके आए हैं और जैसे कि चिन्मय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आई विल लाइक टू शेयर द वन ऑफ द एक्सपीरियंस करंटली जो मैंने एक्शन लिया है इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एज फार एज सेक्शन 82 इज कंसर्न and violation under section 82 and action to be initiated under section 75(5). तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि सेक्शन 82 में जैसे कि चिन्मय साहब ने बताया कि ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन and the rectification report in form O has to be mandatorily submitted to the deputy registrar's office. इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर है वहां पर भी आपकी फाइल जानी चाहिए। अब क्या हो जाता है कि लोग मैनेजिंग कमेटी जब नोटिस ऑफ एजीएम सर्कुलेट करते हैं तो ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते हैं। तो जब भी आप ये एप्लीकेशन करें मेक श्योर दैट यू अफ्लिक्ट 100 रुपीज कोर्ट फी स्टैम्प ऑन द एप्लीकेशन। दिस इज वन थिंग। सेकेंड चीज, आपके मैनेजिंग कमेटी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका लिस्ट हो पूरे नाम के साथ में, डेजिग्नेशन के साथ में। अभी मैं आपको बताऊं कि इन वन ऑफ द सोसाइटी आई टुक एक्शन। उसमें सबसे पहले तो मैंने क्या किया, आई फाइल्ड एन आरटीआई विद द डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स ऑफिस एंड सेकंड आरटीआई मैंने किया डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर डीएसए जो जिसको हम बोलते हैं। तो पहले उनसे मैंने लिख के ले लिया कि the audit rectification report has not been submitted at all। तो ये एक established fact हो गया और इसके पश्चात डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस इशू किया पूरे मैनेजिंग कमेटी को कि why action should not be taken under section 75(5). तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप सिस्टमैटिकली इसको आप ध्यान से एप्लीकेशन फाइल करेंगे विद 100 रुपीज कोर्ट फी स्टैम्प एप्लिक्स करके तो आई थिंक सो यू वुड बी गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन एंड यू शुड फॉलो दिस। जी हेमंत जी। Thank you, Mr. Mohammed. Our next question is by Mr. Nitin Rane ji. बायलॉ नंबर 114 और 116 उसमें 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग अटेंड न करने पर डिस्क्वालिफिकेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी वो रिजॉल्व करेगी और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी। ये जो चीज है ना ये सिर्फ बायलॉज में, एक्ट में वगैरह नहीं है। एक्चुअली एक्ट में रूल्स में वगैरह आनी चाहिए। तो एक्चुअली 154 जब से आया उसमें वो इंक्लूड होना चाहिए सर। क्या लगता है सर आपको चिन्मय जी? सर ये बात सही है कि बायलॉज में ये चीज है, रूल्स में या एक्ट में नहीं है, जो अमेंडमेंट है उसमें नहीं है। लेकिन जो मेनली जो एमसीएस एक्ट है तो उसमें सेक्शन 73 CA है शायद, तो उसमें ये चीज दी हुई है
लेकिन जो अभी 154B का अमेंडमेंट है तो उसमें उसकी एप्लीकेबिलिटी रिमूव कर दी है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, लेकिन ये एक्ट तो जैसे अभी पुणे में मैं ज्यादातर प्रैक्टिस करता हूँ तो वहां पे ये चीज हमने इन्वोक की है, तो उसके अंदर भी हम डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो लिया हुआ है, तो इस तरीके से भी ये चीज होती है। डेफिनेटली ये आना चाहिए, 154B में आना चाहिए, लेकिन वो है नहीं एज ऑफ नाउ। आई होप ये जो अभी नया अगर कुछ अमेंडमेंट इसमें आने के चांसेस अभी है तो उसमें ये चीज आएगी शायद। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन नितिन जी? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो सेमी वेबिनार है तो उसमें ये बायलॉज 114, 116 वो भी थोड़ा मतलब उसका भी जिक्र होना चाहिए, वो भी हाँ, ये ऐसा है इसलिए मैंने ये बात करी। हाँ जी, चिन्मय साहब। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ये भी चीज है जो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करती है, जो मेरे से मिस हो गई, तो अच्छा हुआ आपने टॉपिक निकाला, तो ये भी वन ऑफ द थिंग्स है जिसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट। नितिन जी ऐसा है कि अगर वो सेक्शन 1 है 73(1) है ना, उसके अंदर लिखा है ओमिशंस का भी वर्ड दिया हुआ है। अगर आपने ओमिशंस किया हुआ है, नेग्लिजेंस किया हुआ है, तो मीटिंग नहीं कॉल करना का भी एक मंत्र ऐसा है कि आपने एक ओमिशन किया हुआ है, तो उसमें भी लायबिलिटी आप फिक्स करा सकते हो। इट इज ए, क्या कह सकते हैं उसे, सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव, बट इट कैन बी प्रूव। आपको पता ही है कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग नहीं करने के बावजूद भी लोग जाके बाद में अपना अंगूठा लगा देते हैं, सिग्नेचर लगा देते हैं, रजिस्टर पहुंच जाता है घर पे, सिग्नेचर कर देते हैं। तो दिस आर ऑल, जैसे कि आपने समझो आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर, उदाहरण के तौर पे, तो अनिल भाई मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, उसने एक्चुअली मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अटेंड नहीं किया, किसी कारणवश सोसाइटी के ऑफिस में सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ है, किसी कारणवश और कोई मैनेजिंग कमेटी ने वो पूरा एमसी मीटिंग रिकॉर्ड कर लिया, उसमें ये साबित हो गया कि भाई अनिल भाई ने मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अटेंड नहीं किया हुआ, लेकिन बाद में मैनेजिंग कमेटी के कुछ खास लोग जो हैं वो रजिस्टर भेज देते हैं अनिल भाई के घर पे, लाट साहब है, भेज दिया, साइन कर दिया, साइन होके आ गया, ये प्रूव हो गया कि चलो भाई मैंने तो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अटेंड कर ली है। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे सोचोगे, देखोगे कि कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया वो। अनिल भाई जाके किधर वो कुछ खून वगैरह कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई चोरी चकारा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, और बाद में ये बोलता है कि ना मैंने तो साहब 31 मई को वहां पे तो मैंने मीटिंग अटेंड किया था, वो देखो मेरा सिग्नेचर भी है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता था। 146 में इसको मेटीरियल ऑल्टरेशन का भी एक नाम दिया हुआ है, सेक्शन 146 में। तो अभी उसको किधर से कैसे घुमाना है वो अपने ऊपर है। क्या मेरे में उतनी हिम्मत है क्या वो चीज घुमा के प्रोसिक्यूट करने के लिए? लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, पहली बात तो मैनेजिंग कमेटी में लोग ही नहीं आते काम करने के लिए, ये आपने बहाना कई बार सुना होगा, एक बार नहीं हजारों बार सुना होगा। तो जो आ गए वो हाथ पैर जोड़ के आए हुए हैं, लेकिन हाथ पैर जोड़ के आ गए, लेकिन गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकते हो। अभी मानो आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो, वो आदमी कुछ गलत काम करके आ गया, गैर कानूनी काम करके आ गया, उसने प्रूव कर दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा सिग्नेचर है, आपका भी सिग्नेचर है वो अटेंडेंस शीट में, आपको भी कोर्ट में जाओगे। अब आप कोर्ट में क्या बोलने वाले हो वहां पे कि ये था या नहीं था? था बोला तो फंसे, और नहीं था तो भी फंसते हो। Isn't it, नितिन जी? तो तौर तरीका है कानून को घुमाने का। इवन उसमें एक वर्ड है विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, वो भी बहुत बार होता है कि मैंने लिख के दिया था ये फलाना फलाना मैंने लीव ऑफ एब्सेंस दिया था, ऐसा भी होता है।
अभी देखिए क्या होता है कि आप जाके बाजार से 50 रुपया 100 रुपये वाला, ये जो तमाम फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उनके छापे हुए जो बायलॉ बुक्स है, उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है ये बुक्स छापने का और ये बोलने का कि ये बायलॉ अडॉप्ट करो। उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपको भी अधिकार क्षेत्र नहीं है बुक छापने का, लेकिन आप छाप देते हो। कौन पूछता है यहाँ पे? अपने देश की व्यवस्था वैसी है कि छापो और बेचो तो भी फर्क नहीं पड़ता, और ना छापो तो भी बेचो तो भी फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर, बायलॉ इज ए लीगल बुक, इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट। आप उसको अडॉप्ट करवाते हो और वो रजिस्ट्रार साहब भी आंख बंद करके ठप्पा लगा के दे देते हैं, बोले ले भैया एंजॉय कर। उसको क्या फर्क पड़ता है? आपको जानकारी में ये हूँ कि मैं कैटेगरीली ये बोल रहा हूँ कि वो देखता भी नहीं है कि क्या आता है मेरे पास में, क्या नहीं आता है, वो ठप्पा लगा के दे देता है। सोसाइटी में अगर एक प्रूडेंट आदमी है, कोई ढंग का आदमी है, तो वो बायलॉ का अमेंड करा सकता है। वो बायलॉ में लिख सकता है कि ये कोरम है, ये मैनेजिंग कमेटी के इतने लोग होंगे, पहले साइन होगा, फिर चेयरमैन उसको काउंटर साइन करेगा, उसके बाद में और किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे अंदर आने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कंडीशंस आप बायलॉ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन आपने कोई भी बायलॉ में ऐसा कंडीशंस नहीं देखा होगा। खासकर सोसाइटीज है उसमें करते हैं ये चीज, लेकिन वो खासकर सोसाइटी के मैटर सामने आ नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। वो ये नहीं बोलता देखो भाई हमने इतने व्यवस्थित ढंग से सोसाइटी चलाई है। कोई खराब करता है तो उसका तो मार्केट में नाम हो जाता है, लेकिन कोई अच्छा करता है तो उसका मार्केट में नाम नहीं हो सकता है। एनीवे, थैंक यू नितिन जी फॉर ज्वाइनिंग इन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दीप्ति देसाई। दीप्ति देसाई, okay, we will take up next question by Mr. Ismail Sheikh. Mr. Ismail Sheikh. सर ये एक थोड़ा रिलेटेड सवाल है। यस सर। कंटिन्यूअसली मैनेजिंग कमेटी 20 साल से है एंड उसके मेंबर्स भी है, तो ये लीगली सही है या गलत है? एवरी 5 साल आपका इलेक्शन होना चाहिए, टर्म 5 साल के लिए है। इलेक्शन होता है, सेम लोग ये आ रहे हैं। तो सर अगर प्रॉपरली इलेक्शन हो रहा है कंडक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ, और अगर रूल्स के हिसाब से वो हो रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सॉरी कंटिन्यूअस रह सकते हैं 20 साल 25 साल रह सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, वोट अगर उनको मिल रहा है तो डेफिनेटली वो रह सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो सर चुन के भी तो आप ही लोग लेके आ रहे हैं इस्माइल साहब उसको। दैट इज ट्रू। तो अगर आप ही चुन के लेके आ रहे हो तो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार खत्म हो जाता है। यू आर राइट। एनीवे, थैंक यू मिस्टर इस्माइल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। Sir, can I say? दीप्ति मैडम बोलिए, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड देन आस्क योर क्वेश्चंस। I've on audio. Can I say? Please switch on your video before asking question, madam. Just a moment. Hear me? Yes, madam. Please go ahead. Sir, and we got good time. A very straightforward question about 75 section, which you said that no AGBM is conducted. Now, if there is a small society of say 13-14 members and there is a redevelopment going on, they are in collusion with the developer, a lot of wrongs going on, and the AGBM is not conducted for sure. But then when we are going to give this as a complaint, in the righteous way, as he said, we'll have to approach the portal, right? Online, we can do that, right? As you said, the online thing. But then internally, they can, as you said, circulate the muster and take a signature. And then they will have to, of course, show that. I know that it has not been done, sir, for sure, within the 30th September of the last year. Can you please guide me better, on this? देखिए, अगर उन्होंने एजीएम नहीं ली है, वेदर वो अगर डेवलपमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये जो डेट है दे हैव टू फॉलो।
अनलेस एंड अनटिल सोसाइटी का डिसोल्यूशन हुआ है, अभी सोसाइटी इन प्लेस है, तो 30 सितंबर के अंदर अंदर उनको एजीएम लेना ही मैंडेटरी है। अब जब भी हम लोग ये कंप्लेंट फाइल करते हैं तो हमें भी ये वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि एजीएम कंडक्ट नहीं हुई है, और उनको भी प्रूव करना पड़ेगा वहां पे कि एजीएम कंडक्ट हुई है। तो उसके लिए वो वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, जो एजीएम के मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो वहां पे देंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे होंगी। अगर उसमें कोई भी फ्रॉड है या फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट्स वहां पे फॉर्जरी करके किए हैं, जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि एक्चुअली वहां पे मीटिंग कंडक्ट नहीं होती है या फिर कोई भी मेंबर वहां पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी रजिस्टर घुमाया जाता है और सिग्नेचर ली जाती है, इस तरीके से अगर वहां पे होता है तो वहां पे विथ द एविडेंसेस आपको ये एविडेंस से प्रूव वहां पे करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो सबमिट दोज एविडेंसेस। क्योंकि देखिए एविडेंस दोनों साइड को वहां पे देना है, आपको भी देना है, उनको भी देना है। अगर उन्होंने दिए और उसमें अगर आप उनकी जो फॉर्जरी है या उनको जो फ्रॉड है वहां पे वो एक्सपोज करने के लिए आप उसके ऊपर एविडेंस वहां पे दे सकते हो, तो यू शुड गो फॉर दैट। वो आपने देखने चाहिए किसी भी तरीके से वो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज वहां पे होती है तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं वहां पे मेंशन होता है या फिर कुछ ना कुछ वहां पे छूट जाता है। तो ये सारी चीजें इधर वहां पे आपको आई विटनेसेस देने पड़ेंगे या फिर जो फ्रॉड है कॉन्ट्रडिक्शन एमओएम में वो वहां पे एक्सपोज करनी पड़ेगी। अगर वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप इंसिस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल यू हैव हार्ड एविडेंसेस। वो करना है कंप्लेनेंट। इफ आई एम अ कंप्लेनेंट तो हाउ आई शुड प्रूव दैट एजीबीएम वाज नॉट डन, बिकॉज हमें हमेशा ईमेल आता है, बराबर है कि देयर इज, या तो हार्ड कॉपी वो वॉचमैन आता है साइन करने को करके देने का, एजीबीएम है, और वी वर इन कंप्लीट टच फॉर द अदर थिंग, ईमेल्स आ रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर तक एजीबीएम नहीं ली गई है। So you said if the committee dissolved or something, you said, right? So committee is not dissolved. Committee is still there, very much. The building is demolished by putting it under C1 by the BMC. So building demolished hua, lekin committee is in place, no? Committee is doing, yes. So committee has to conduct, right? Yes. In fact, such a big thing that building is demolished and all, they should in fact hold the meeting AGBM where these points also should be included, right? तो एजीपीएम नहीं ली गई है सर, तो हमें क्या एविडेंस देनी है? देयर हैज बीन नो ईमेल, देयर हैज बीन नो सर्कुलेशन ऑफ द थिंग, क्या और दे सकते हैं? कंप्लेनेंट क्या दे सकता है दूसरा एविडेंस? तो जैसे अभी एक सर थे, उन्होंने मेंशन किया था कि बिफोर गोइंग टू द कंप्लेनेंट उन्होंने एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को एक लेटर दिया ये बोल के कि आपके पास उसका कुछ रिकॉर्ड आया है क्या। तो उन्होंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया कि वो वहां पे नहीं गया है। तो इसी रिगार्ड में आप जो कि एजीएम हुई है उसके लिए भी आप कर सकते हो। इसी कमिटी को एक लेटर दे दो कि आपने कोई भी कमिटी एजीएम ली है क्या, उसके एमओएम हमें दे दो। इस तरीके से आप वहां पे रिक्वेस्ट करो, एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो कि एजीएम वहां पे ली नहीं गई है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसकी जैसे आप उनको मान सकते हो कि जो एजीएम की नोटिस है उसकी कॉपी हमें दे दो क्योंकि वो मिली नहीं है। एजीएम की नोटिस सर्कुलेट करना है मैंडेटरी है, तो अगर आपको वो नहीं आया है तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। उसके साथ साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग का वहां पे रिक्वेस्ट करो सोसाइटी को, कमिटी को, लेट देम क्लैरिफाई कि वहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली हुई है, या आपको उसकी कॉपी देंगे, वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर वहां पे अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि सिंस द बिल्डिंग हैज बीन डिमोलिश्ड, किसी पर्टिकुलर होटल में वो मीटिंग ली है, ऐसा अगर वो बोलते हैं, तो यू गो फॉर द सीसीटीवी फुटेज फॉर दैट पर्टिकुलर होटल, वहां से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करो, उनका रजिस्टर लेने की कोशिश करो कि यहाँ पे कोई बुकिंग हुई थी क्या उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे। तो इस तरीके से वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो कि उनके जो भी उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शंस किए हैं उसमें वो चीज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए आपने जो अभी बताया उसके ऊपर हम अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ, ये केस टू केस बेसिस पे आपको लेना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वहां पे क्या हुआ है, कंसल्टेशन लेके फिर यू शुड गो फॉरवर्ड। ये मेरा आपको सजेशन है। Sir, case to case basis, as you said, is the right word. And in this case, it is such that कि ये जो कमिटी है वो लास्ट 8-10 साल से उनके पास से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो कोई भी एमओएम कोई भी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 15 साल से बिल्डर है, ना वो करता है ना वो छोड़ता है। Now builder and committee members are hand in glove, and ultimately they made the building go under the C1 to be demolished, so that the builder gets a backdoor entry. Anyway, that's a different part of the story. We are just dealing with
कि दे आर डूइंग वन ओवर द अदर रॉन्ग्स, एंड सभी उसके डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने दिया है. देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स कि जॉइंट रजिस्ट्रार से ऑर्डर आया है, बट कमिटी इज जस्ट नॉट फॉलोइंग. दे आर जस्ट नॉट फॉलोइंग. वो क्या करते हैं, रिट डाल के रखते हैं, फिर रिट में ऑब्जेक्शंस भी रिमूव नहीं करते. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग अप द रिट. लेकिन रिट डाल के रखा है तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार फिर बैकआउट होते हैं थोड़ा, कि नहीं नहीं तो फिर हम नहीं कर पाते, थोड़ा वेट करो, ऐसा टाइम गेन कर रहे हैं. तो दे आर हार्डकोर पीपल. आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन से, यू नो, नॉट इन अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज. तो ये बात है कि हम उनको मांगने कहेंगे कि आपका एचबीएम नहीं हुआ. ऐसे तो बहुत सारी चीज हमने लिखे हैं, लेकिन वो नहीं देते हैं. उनके पास अगर ये देयर हैज बीन अ हाई कोर्ट ऑर्डर, गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, स्टिल दे आर नॉट गिविंग. लेकिन उसके लिए हमें कंटेम्प्ट करना पड़ेगा. अभी कितना पैसा निकालेंगे, कितना ये जाएंगे. So we are trying at the deputy registrar level, and he has already given them a show cause. He has given them a show cause that tell me why an officer should not be appointed करके ऐसा, you know. तो फिर भी वो नहीं कर रहे हैं. Thank you, Dipti madam. We'll take up our next question. Next Okay. question is by Mr. Francis Menezes, please. Mr. Francis Menezes. Yeah. Yes, sir. So this is Yes, sir, go ahead. it is my just suggestion. It's not a question. The suggestion is that when I purchase a flat in a cooperative society and apply for membership of the society, the member must go for the training regarding how to conduct managing committees, meeting, other things, day-to-day work. So when a member becomes this cooperative society member, first he should go under all this training, because nowadays nobody is interested in MC. So this is my suggestion. So you just give some feedback of your own experience. सर ये तो बहुत आपने जो चीज बोली वो काफी सही है, क्योंकि जो बायलॉज होंगे या फिर बायलॉज तो छोड़ दो, एमसीएस एक्ट जो है तो उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है जिस तरीके से कमेटी का चलाना जरूरी है, कमेटी के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेंबर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को नहीं पता है और कमेटी हाथ में ले ली, काम सोसाइटी हाथ में ले ली, करना चालू कर दिया, जैसे जिसको जो समझ में आ रहा है वैसे वो कर रहा है. तो ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है. डेफिनेटली अगर इसका ट्रेनिंग हर कोई लेता है तो हर एक के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद को समझ में आ जाएंगे. लॉ क्या बोलता है, लीगल प्रोविजंस कौन से है, कौन से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लायंसेस है जो फॉलो करना जरूरी है. जब ये सारी चीजों के बारे में जिसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज होगा, वही बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कर पाएगा. तो डेफिनेटली अगर ये ट्रेनिंग होता है कंपल्सरी, Hemant sir, you want to add something? Mr. Francis, let me ask you something. I lost the connection just now. कल्याणी सर का जो भी बोला, लेकिन उसके अलावा I would like to add something. Now we have got let us say for example, various professions होते हैं, जैसे एक लॉयर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, वगैरह वगैरह. फ्रांसिस सर, आपको लगता है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी अपने कैरियर की? आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो है उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है? ट्रेनिंग मिली है सर. काम करते हैं वो बरोबर? आपको ऐसा लगता है? अगर आपको लगता है तो फिर मैं आपको एक नहीं 50 इंसिडेंट्स बताता हूँ कि वो कैसे काम नहीं करते बराबर. तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी क्या वो व्यक्ति बराबर काम करता है? क्या पढ़ा लिखा है? रिमेंबर दैट, मैंने प्रोफेशनल्स की बात किया. प्रोफेशनल्स को तो कानून में बोला जाता है लर्न्ड, LEARNED, मतलब विद्वान.
सर पढ़ा लिखा फ्रांसिस- जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटर है सर। सर मेरा प्रश्न वो नहीं था, मैं ये पूछ रहा हूँ आपके कि विद्वान है, पढ़ा लिखा है, उसको ट्रेनिंग भी मिल गई है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी वो दुनिया भर की चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, ये करता है, वो करता है। ये आपको ज्ञान है फ्रांसिस सर? आप तो अखबार तो हर रोज देखते होंगे आप। यस सर। आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हो, कभी रेड लाइट क्रॉस कर देते हो? नहीं सर। गाड़ी नहीं चलाते हो? नहीं। आपको क्या लगता है जो गाड़ी चलाता है वो जो पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रियन पट्टी को क्या बोलते हैं कल्याणी सर? क्रॉस क्रॉस क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, स्टॉप, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग। तो कानून बोलता है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी नहीं खड़ा करना, सिग्नल क्रॉस नहीं करना, स्पीड लिमिट नहीं बढ़ाना, ये सब ज्ञानी लोग उसको क्रॉस करते हैं। तो ये ज्ञानी लोग क्रॉस करते हैं ट्रेनिंग लेने के बावजूद या न ट्रेनिंग लेने के बावजूद। पर आप ये भ्रम में मत रहिए कि ट्रेनिंग लेने के बाद में आदमी व्यवस्थित काम करेगा। जितना आदमी ट्रेनिंग लेगा उतना वो ये ट्रेंड हो जाता है कि अब कानून को कैसे मैं सर्कमवेंट करूं, कैसे तोड़ू उसको, है ना? तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग के भरोसे पे मत रहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए। मेरा छोटा 2 महीने का बच्चा है, मेरे को उसको पहले खाना खिलाना है और फिर बाद में खुद खाना खाना है। मेरे को उसको पहले पढ़ाई करने के लिए पैसे जमा करने हैं, फिर बाद में अपना खुद का करना है। तो ये अंदर से फीलिंग नहीं है तो ट्रेनिंग क्या कर लोगे, पढ़ाई लिखाई क्या कर लोगे आप लेके? तो ये हम लोग का क्लेम बहुत ज्यादा गलत है कि ट्रेनिंग 10 रुपए का, जो महीने का ट्रेनिंग का फीस लिया 10 रुपए में ट्रेनिंग हो गई, ये होता नहीं है। वो आप भ्रम में भी मत रहिए। और मैं अपने सारे दोस्तों को भी यही बोलूंगा यहाँ पर, और ये बाकी बाद में जो वीडियो देखेंगे, कि ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई, ये वो सबके भ्रम में मत रहिए, अंदर से अच्छा करिए ना, तो हमारी कुछ बात बनती है। एनीवे फ्रांसिस साहब, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज बाय चिन्मय साहब। उस मेरे बातों पे कुछ कमेंट करेंगे क्या सर? नहीं सर, आपकी बहुत ज्यादा सही है कि जिसको अंदर से लगता है तो भले ही ट्रेनिंग ना मिले, वो खुद से जाके भी ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मुझे अच्छा करना है। तो आपकी बात से मैं काफी हद तक, बहुत ज्यादा हद तक सहमत हूँ कि ये चीज सबको लगनी चाहिए, तभी ये चीज होगी। बस सीख के या ट्रेनिंग दे के या पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनना इम्पॉसिबल है। तो ये चीजें है ही। हाँ, जो करना चाहता है और उसको, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसको इस ट्रेनिंग का फायदा हो सकता है, लेकिन वो अंदर से हो तभी ये चीज आगे जाके पॉसिबल हो सकती है, डेफिनेटली। थँक यू। आनंद जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हा सर, नमस्कार. मला असं विचारायचंय सर, एका सोसायटीमध्ये इलेक्शन झाल्यानंतर आपल्याला माहिती पडतं की जी चेअरमन पदावर बसलेली व्यक्ती आहे ती एजंट म्हणून काम करते आहे, तर त्यासाठी त्यांना डिस्क्वालिफाय करण्यासाठी काय करावं लागेल? जसं मी आता सांगितलं की आपल्याला एक कंप्लेंट इनिशिएट करावी लागेल, पण ते एजंट म्हणून काम करतात ह्याचा तुम्हाला आधी पुरावा तयार करावा लागेल, गोळा करावा लागेल. तो जेव्हा तुमच्याकडे पुरावा येईल त्यानंतर तुमची कंप्लेंट ही स्ट्रॉंग बनेल आणि मग रजिस्टर ऑफिसमध्ये तुम्हाला कंप्लेंट दाखल करायला लागेल, पुराव्यासहित दाखल करावी लागेल. आणि मग तिथे जी मी प्रोसेस सांगितली की शोकॉज नोटीस निघेल, स्क्रुटिनी होईल, दोन्ही साईडचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल आणि मग त्याच्यावर ऑर्डर देण्यात येईल. पण ह्या गोष्टी केल्या तरच होतील आणि त्यासाठी तुम्हाला स्ट्रॉंग एव्हिडन्स मात्र पाहिजे, तरच ते पॉसिबल होईल. थोडे दादागिरीची भाषा वापरतात सध्या आणि ऑलरेडी आता ते चेअरमन पदावर बसले, तर बाकीचे मेंबर्स म्हणतात की आता होऊन गेलेलं आहे, आता इलेक्शन झालेलं आहे, काही होऊ शकणार नाही, असं या हिशोबाने वाटतं. नाही, काही होऊ शकणार नाही हा विषय नाही, होऊ शकते. या पद्धतीने तुम्ही लिगली गेला तर डेफिनेटली होणार. आणि दादागिरीसाठी तुम्ही डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली पाहिजे त्यांची. कुठल्याही पद्धतीने तुम्हाला धमकी दिली जातीये किंवा दादागिरी केली जाते, शिवीगाळ केली जातीये, ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन कंप्लेंट केली पाहिजे त्यांच्याबरोबर. घाबरण्याचा विषयच येत नाही. थैंक यू सर, थैंक यू. आनंद जी, आपके लिए आपने कहा कि चेयरमैन
एजेंट या ब्रोकर का काम करता है, करेक्ट है? हाँ सर, बरोबर. वो आपके खुद के सोसाइटी में कर रहा है, मतलब कि वो उसको खुद के सोसाइटी में कर रहा है कि बाहर के सोसाइटी में कर रहा है? नहीं सर, खुद की सोसाइटी में कर रहा हूँ. ठीक है. ऐसे धमकी वगैरह मिलती है तो 100 नंबर पे कॉल कर देने का, है ना? एनोनिमस कॉल कर दिया, आनंद की जगह में अनिल बोल देने का, ऐसा ऐसा अच्छा. आए, ऐसा आए, और उसको कॉल कर देने का. पुलिस वाला नहीं सुनेगा तो 10 मिनट के बाद में फिर से कॉल करने का. जब तक वो नहीं आता है ना तब तक कॉल करते रहने का उसको. सही बात. अच्छा. 100 नंबर पे कॉल करने के बाद में आप 50 बार भी कॉल करेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है. बरोबर. लेकिन कंट्रोल रूम में जो एक्शन नहीं ले रहा है, वो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उस पे तो कार्यवाही पक्का ही पक्का होगी. तो कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा अपने को. और दूसरा, अभी आप ऑनलाइन FIR का प्रोविजन है, गूगल कर लीजिएगा ऑनलाइन FIR. पुलिस स्टेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में सारा भर दिया डिटेल्स और रवाना कर दिया, तो पुलिस अपना आगे का काम कर लेगी. पुलिस बोलेगा इधर आओ फिजिकल FIR दर्ज करने के लिए, तो उनको यही बोलने का कि ऑनलाइन फाइल कर दिए, आप अपना कार्यवाही करो. आपको करना है कार्यवाही तो करो, नहीं करना है तो मत करो. वो नहीं करता है तो उसके आगे की भी प्रोसीजर बहुत सरल है और आसान है और आप आराम से कर सकते हो. एनीवे, थैंक यू मिस्टर आनंद फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सर. और थैंक यू सो कोई मच. मेंबर को कोई प्रश्न है बिफोर वी कंक्लूड टुडेज वेबिनार? गुल्लू खाना खा लेना, पहले बनाता हूँ. 5 हो गया मेरा, धीरे धीरे. कल्याणी सर, मैं आपका खास धन्यवाद देना चाहता हूं. आप मेरे रिपीटेड रिक्वेस्ट पे आते हैं और आई एम ऑब्लाइज्ड टुवर्ड्स यू टू कम एंड लेक्चर फॉर आवर फ्रेंड्स ओवर हियर. थैंक यू वंस अगेन सर. And now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you, Good night, Hemant sir. sir. Thank you, Thank you, Hemant Hemant sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Chinmay. Thank you so much. Appreciate it. Thank you, sir. Thank you.